एड और मुझ में फर्क बस इतना है कि मैं इस 5 घंटे की बाइक राइड को वर्कआउट कहती हूँ और वो कहता है वार्म अप। इस दल युवा पर्वतारोही एरासेली सेगारा, जो कई ऊंचे पहाड़ चढ़ चुकी है, मगर वो विख्यात है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। मुझे समंदर के किनारे समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन पर्वतों पर चढ़ना उससे भी अधिक। मैं कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही, मुझे पर्वतारोहण प्यारा लगता है, ये मेरा पागलपन है बस। अगर वो एवरेस्ट की चोटी चढ़ने में सफल होती हैं, तो इतिहास में एरासेली पहली स्पेन की महिला होंगी। हालांकि वो मेक्सिको में प्रशिक्षण ले रही हैं, उनका लक्ष्य यहां से आधी दुनिया दूर है। एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का हिस्सा है, जो एशिया के बीचों बीच 1500 मील तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये शहर मुझे बहुत प्यारा है। 1953 में मेरे पिता और हिलरी यही काठमांडू से यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को हमारे दल के लोग भी अपनी योजना बनाने यही जुटेंगे। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉजर बिलम की मदद के लिए पर्वतारोही काठमांडू आए हैं। रॉजर चाहते हैं कि ये दल एवरेस्ट की चोटी पर यंत्रों को रख दे, ताकि वो इसके भूगर्भ का अध्ययन कर सकें। जापान की सुमियो सुजुकी इस अभियान को डॉक्यूमेंट करेंगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में एवरेस्ट पर चढ़ पाने की शक्ति है? नहीं जानती कि मुझ में कितनी शक्ति है, कभी एवरेस्ट पर चढ़ी नहीं। देखना है मुझे। हमारे पास कुल मिलाकर 3 टन सामान है, जिसमें से आधे से 2/3 शायद खाने का ही है। यही मेरा सपना रहा बचपन से ही कि मैं शिखर पर चढ़ूं। कल हम हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट की निचली पहाड़ियों तक पहुंचेंगे। आने वाली मुसीबतों से रक्षा के लिए पूजा चक्रों को घुमाने में सुमियो मेरा साथ दे रही है। एड के भाड़े पर लिए जर्जर रूसी हेलीकॉप्टर को देखकर तो मुझे लगा कि जितनी हो सके उतनी पूजा कर ही लेनी चाहिए। सामान ढोने वाला ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई तक नहीं जा सकता, मगर 9000 फीट तक तो ले ही जाएगा। वहां से 30 मील चलकर ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाएंगे। दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटियों पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और अधिकतर तो हिमालय में ही है, और रॉजर को पता है ये ऐसा क्यों है। एरासेली को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने का नशा है, और वो कैसे बनते हैं यही जानना रॉजर बिलम का उद्देश्य है। महादेश वस्तुतः घूमते हैं, और जब दो विशाल पृथ्वीखंड टकराते हैं तो पत्थरों को कहीं जाने के लिए जगह तो चाहिए ही, और वो ऊपर जाते हैं। इसी टकराव ने हिमालय पर्वतमाला को ऊपर धकेला है। करीब 10 करोड़ साल पहले भारत कहा जाने वाला भूखंड अपने उत्तर एशिया की ओर खिसकने लगा था। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई। उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो जाता है।
29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 5.5 मील ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। भूखंड की छोटी छोटी गतिविधियां ऊंचे पहाड़ों को जन्म देती हैं और रॉजर अपने जीपीएस यंत्रों से उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं। रॉजर तो वो खुश दिखता है जब वो अपना ज्ञान दूसरों को बताता है। उसके लिए तो भूगर्भ एक जीवंत प्राणी है। पृथ्वी के अंदर की वेगवान शक्तियां जो इन पहाड़ों को 5 मील ऊंचा बना देती हैं, भयानक भूकंप का कारण भी बन जाती हैं। खुमजुम जैसे गांव में कुछ ही मकान ऐसे बने हैं जो इन झटकों को सह सकते हैं। हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पर यदि हमारा दल एवरेस्ट के ऊपर जीपीएस माप लेने में सफल हुआ तो हमारे आंकड़े और भी सही हो जाएंगे। 13,000 फीट पर एक एकांत टीले पर बसा है ध्यान बोझ का बौद्ध विहार। तैतालीस साल पहले मेरे पिता एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए देवता का आशीष लेने इसी बौद्ध विहार में रुके थे। शेरपाओं का विश्वास है कि पूजा करने वालों की तो पर्वतीय देवता रक्षा करते हैं, मगर खराब नियत वालों पर क्रोधित भी होते हैं, मृत्यु दंड भी देते हैं। इसीलिए पर्वत का सदा आदर ही करना चाहिए। सामान ढोने वाले 60 याकों के दस्ते के साथ हम बेस कैंप जा रहे हैं, यहां से 5,000 फीट ऊपर। सेहतमंद आदमी भी ऊंचाई की बीमारी से मर सकता है, मगर यदि आरोही धीरे धीरे चढ़े तो शरीर कम ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जलवायु के अनुकूल बनना कहते हैं। खून की लाल कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जमा कर सकें। 29,000 फीट की ऊंचाई पर किसी का जिंदा रहना ही एक अद्भुत उपलब्धि लगती है। अगर किसी को समुद्र तट से सीधे एवरेस्ट की चोटी पर ले जाया जाए तो कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो जाएगा और फिर जल्दी ही दम तोड़ देगा। पत्थरों के ये स्मारक, जिन्हें यहाँ चोरतन कहते हैं, एवरेस्ट पर शहीदों की यादगार हैं। खुम्बू पहुँचते ही इन चोरतनों को देखकर पहाड़ों पर मरे लोगों की याद आती है जिन पर हम चढ़ने जा रहे हैं। 2 अप्रैल को हम एवरेस्ट के नीचे तक पहुंच गए हैं। यहाँ एक विशाल ग्लेशियर पर हम बेस कैंप बनाते हैं। हमारे कैंप के पास दर्जनों दूसरे कैंप लगे हैं, सभी की मंजिल एक ही है, वो चोटी जो अब सिर्फ 2 मील ऊंची है। एड को फिक्र है कि पहाड़ पर कुछ ज्यादा ही दल जमा हो गए हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही अनुभवहीन लगते हैं। संचालन के इस बेस कैंप से सामान का भार बांटने और मजबूत शेरपाओं द्वारा ऊपर भेजने की जिम्मेवारी जैमलिंग की है। मेरी तरह बहुत तेरे शेरपा बिना बीमार हुए या सांस की तकलीफ के भारी बोझ ऊपर तक ढो सकते हैं। हमारे खून में ऑक्सीजन अधिक होता है, इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि पहाड़ चढ़ना तो मेरे खून में है तो मैं मजाक नहीं करता। उसको भी उठा लो साथ में। ये भारी है क्या? दल के सभी लोग मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हनीमून पर 30 लोग होंगे, 30 भूखे लोग। बड़े बावर्ची को चंगबा कहते हैं। ये हमेशा ही गाता रहता है, हंसता रहता है। सच, ये बहुत ही मजेदार आदमी है। चलो खाना तैयार है। दिन में कई बार बेस कैंप पर पर्वत खंडों के टूटकर गिरने की दहाड़ आती रहती है। एवरेस्ट पर 150 आदमी मरे हैं। करीब 1/3 की मौत तो गिरती बर्फ की चपेट में